First Wave presents A Fighter Says It All. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। नमस्कार। हार जीत से परे जीवन संघर्षों की कहानी कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के की एक और कहानी आपको सुनाने और दिखाने आए हैं। आप जैसा सोचते हैं, जिस तरह का ख्वाब देखते हैं, आप कुछ कुछ वैसे ही होते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान की सोच अच्छी हो और ख्वाब उम्दा हो, संघर्ष करने का जज्बा हो और इंसानियत के प्रति गहरी संवेदना हो। आज की कहानी एक संपूर्ण कहानी है जिसमें नायक है, नायिका है, जीवन संघर्ष है, प्रेम की परिणति है और जीने का मकसद है। ये एक इंसानी जीवन की कहानी है जिसमें भरपूर करुणा है और एक कठिन लक्ष्य है। कहानी के नायक संजीव सागर और नायिका ज्योति के जीवन की एक झलक देखते हैं। माया देवी वेलफेयर सोसाइटी ये फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों की वेलफेयर सोसाइटी है। यूं तो इस तरह के कई स्कूल और संस्थाएं हैं, लेकिन ये संस्था खास है क्योंकि इसके संस्थापक हैं ज्योति और संजीव सागर। ज्योति और संजीव सागर दोनों ही बचपन से स्पेशल चाइल्ड रहे हैं और खास बच्चा होने के दर्द को इन्होंने करीबी से जिया है। अपनी कमियों को इन्होंने बहुत छोटा बना दिया और जीवन के उद्देश्यों में उन खास और अद्भुत बच्चों को जोड़ लिया जिसका दर्द वो जी चुके हैं और हर बच्चे को इस दर्द से मुक्त करने का ख्वाब देख चुके हैं। इन खास और अद्भुत बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटे हैं ज्योति और सागर। इनके ख्वाब में करुणा है, सच्चाई है और समर्पण है। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे फाइटर संजीव जी और ज्योति जी का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। वैसे तो जिंदगी में आपने कई सारी कठिनाइयां देखी है और इन कठिनाइयों का सामना भी किया है और साथ ही अब तो समाज के लिए भी बहुत कुछ आप दोनों कर रहे हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से कुछ निजी बातें करना चाहेंगे। बताएं संजीव जी सबसे पहले कि किस तरह से मिले आप दोनों जी? हम दोनों के मिलने की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मेरी फर्स्ट जॉब थी जब तो उस टाइम मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी। वो जॉब मेरी सिर्फ 7 दिन चली थी और उस टाइम मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी, तो उस फोटो के नीचे जो एड्रेस लिखा हुआ था वो मैं नोट डाउन करके ले आया था और किसी तरह से फॉलो करते करते मैंने इनके घर का पता लगाया और इनके घर का नंबर लिया जी। काफ़ी टाइम बाद तो मैंने इनसे बात भी नहीं की, करीब 6 महीने 7 महीने तक मैंने इनसे बात नहीं की। बाई चांस अचानक वो स्लिप मुझे एक दिन मिल गई, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। 1-2 बार फ़ोन किया और बात नहीं की, मतलब फ़ोन जैसे ही कोई उठाता था मैं रख देता। हिम्मत नहीं पड़ी बात करने की। हाँ एग्जैक्टली, हिम्मत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही अचानक एक दिन मैंने कहा चलो बात करके ही देखते हैं। तो ऐसे बस धीरे धीरे बात होती चली गई और करीब 6 महीने तक हम लोग सिर्फ बातें ही करते रहे, हम लोग कभी मिले नहीं। फिर इन्होंने अपने मदर और फादर को बताया कि ऐसे ऐसे, तो फर्स्ट टाइम उनके इजाज़त के बाद हम लोग मिले थे। बस धीरे धीरे इस तरह सिलसिला चालू रहा। ज्योति जी बताएं उस एक्सपीरियंस के बारे में जब पहली दफा संजीव जी का कॉल आया और क्या बातें हुई थी उस दिन? एक्चुअली में जैसे मैंने पिक किया तो इन्होंने मुझे जैसे बताया अपने बारे में कि मुझे ऐसे से आपका नंबर मिला है। तो एक्चुअली में लाइक मम्मी पापा भी, जैसे ब्रदर मेरा बड़ा है उसकी मैरिज हो गई थी तो मेरे लिए भी सर्च कर रहे थे। मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आई थी और एमए वगैरह कर रही थी, तो वो मेरे लिए भी सर्च कर रहे थे। मैं भी जॉब वगैरह कर रही थी साथ में। तो मैंने जैसे पहले पूछा कि भाई मुझे तो प्रॉब्लम है, तो क्या आपको भी प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला हाँ। तो फिर मेरे पापा इनसे मिलने के लिए गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मम्मी पापा ने मिल के फिर मुझे बोला कि बेटा एक बार आप मिलाओ, आप भी देख लो। उसके बाद फिर वी स्टार्टेड द थिंग्स। संजीव जी आपने सिर्फ तस्वीर देखी थी और उसी से इतने मुतासिर हुए कि आपने एक रिसर्च कर डाला, लेकिन उस वक्त बहुत कुछ आप नहीं जानते थे ज्योति जी के बारे में जो बाद में आपने जाना। एक्चुअली इतना तो मैं जानता था कि शी इज़ ऑल्सो स्पेशल चाइल्ड, क्योंकि फॉर्म में
उसके ऊपर मेंशन था, लेकिन बाकी की चीज़ों के बारे में मैं नहीं जानता था कि उनका नेचर कैसा है और क्या वो सोचती हैं आगे की ज़िंदगी के बारे में। तो जब हम लोग मिले, हम लोगों ने बातें की, तब धीरे धीरे मुझे पता चलता गया और लगा कि यही जीवन संगिनी हो सकती है। हाँ जी। ज्योति जी, आपको कौन कौन सी बातें संजीव जी में ऐसी लगी कि जिससे आप भी इम्प्रेस हुई और आपको लगा कि जीवन साथी हो तो संजीव जी जैसा ही हो? एक्चुअली में दोनों ने लाइफ को स्ट्रगल किया हुआ है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर सकती लेकिन ये कर सकते हैं, तो वो चीज़ें पहले तो हम जैसे लोग अगर लव करते तो यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मैं अगर ये चीज़ें नहीं कर पाऊंगी तो क्या आप उस चीज़ों के साथ कोप अप कर पाएंगे। तो यही मेन रीज़न होते हैं कि आप किसी को पसंद कर लेते हो कि हाँ एटलीस्ट ये वो चीज़ कर पाएंगे जो मैं नहीं कर सकती, तो हम दोनों कोप अप कर लेंगे लाइफ में। बिल्कुल। और जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते थे तो लगा क्या कि दोनों के ख्वाब भी कहीं ना कहीं एक जैसे हैं और एक ही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं? जिस तरह की एक वेलफेयर सोसाइटी आप लोगों ने फॉर्म किया, क्या ये बातें भी पहले ही तय हो गई थी? नहीं, ये पहले तय नहीं हुई थी। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी गुजरती गई बाद में प्लान आउट होता गया। एक्चुअली मैंने इन बच्चों में बीएड किया हुआ था, मेंटली रिटार्डेड, शादी से पहले एमए वगैरह मेरी कंप्लीट थी। तो लाइक मैं जब शादी से पहले तो आई वाज वर्किंग इन इंस्टीट्यूट वगैरह एज अ काउंसलर वगैरह वर्क कर रही थी। तो उसके बाद शादी के बाद मैंने एक बार स्पेशल स्कूल में ट्राई किया। इट वाज अ वेरी स्मॉल स्कूल, किसी के घर में था। तो शादी के बाद मेरी पहली वो जॉब थी। उसके बाद मैं होम ट्यूशन लेने लगी ऐसे बच्चों की। तो आप सोच ही सकते हैं कि एक नॉर्मल जो जॉब करते हैं और जब स्पेशल एक चाइल्ड जॉब करता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है। हालांकि अब वो पूरी भी करें तब भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही जाती है उस चीज़ में। तो हालांकि मैंने काफ़ी टाइम तक जॉब करी, मैंने 8-9 ईयर्स तक मैंने काफ़ी जॉब्स करी हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कहीं मुझे लगा कि मेरे पास जो स्पेशल चाइल्ड था ट्यूशन के लिए, तो एक्चुअली में उसका स्कूल बंद हो रहा था। तो उसी के प्रिंसिपल ने मुझे कॉन्टैक्ट किया कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू द नंबर्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो अगर आप चाहें तो तब हमारे पास स्पेस तो नहीं था, लेकिन हमारे घर के ऊपर ही मतलब 2 रूम्स हैं हमारे रोहिणी में, और उसके ऊपर एक और फ्लोर है हमारा अपना। तो वहीं पे हमने स्टार्ट किया था विद 5 चिल्ड्रंस। तो तब हम दोनों ने खुद ही स्टार्ट किया था और उसके बाद भी जस्ट वेंट आउट विद द थिंग्स और सब अच्छा ही होता चला गया। ज्योति जी, ये बताएं कि आप भी स्पेशल चाइल्ड रही हैं, तो किस तरह की परेशानियां आपको रही हैं जिंदगी में? परेशानियां तो अगर मैं बताऊंगी तो काफ़ी सारी रही हैं। देखिए, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ना ही सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक्सेप्ट करना ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चे एक्सेप्ट कर सके ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक्चुअली में मेरी मदर शी वॉज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, तो उनकी वजह से फिर मेरा उसी स्कूल में एडमिशन हो गया। और वो ध्यान, क्योंकि मैं उस समय इतना चल नहीं पाती थी, तो टॉयलेट का दिक्कत है, तो आया वाया वो इतनी प्रोवाइड तो करती नहीं, आपको पता है। तो मम्मा थी वहाँ पे, इसलिए मैं वहाँ पे पढ़ पाई। उसके बाद फिर मेरे फादर बाहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया मस्कत में हूँ, तो ही इज वर्किंग विद रॉयल ओमान पुलिस। तो फिर उसके बाद हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग माई 5th आई वेंट आउट देयर, और मैं एक्चुअली आई हैव बीन ऑपरेटेड ओवर देयर ओनली। यहाँ पे मेरा एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मना कर दिया था उन्होंने कि हम लोग इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे बिकॉज माई हार्ट इज़ वीक। तो फिर मैं वहाँ पे गई और मेरा ऑपरेशन हुआ। देन मतलब 4 साल तक मैंने आई वॉज मतलब समझ लीजिए ऑपरेशन हुआ तो मैं चल ही नहीं सकती थी, काफ़ी टाइम तक मेरा प्लास्टर रहा। 4 साल के बाद मैं 9th क्लास में मेरी वहाँ पे एडमिशन हुई थी, और 4 साल तक मुझे पापा ने घर में या हॉस्पिटल में ही पढ़ाया। तो अब सोच लीजिए कि हिंदी मीडियम से मैं पढ़ के गई थी और वहाँ पे एकदम मैं इंग्लिश मीडियम में आई। तो बस गॉड हैज हेल्प मी, और मेरे पेरेंट्स वेरी ऑलवेज गुड टू मी, मैं बता सकती हूँ। और मेरे ब्रदर है, भाभी है, तो सब दे वर वेरी हेल्पफुल। तो आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द थिंग्स। वो होती है ना कि साथ में आपके कोई है तो यू कैन फाइट विद द थिंग्स फॉर इट। मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली इट्स अ बिग। बिल्कुल, मेडिकली में भी वो कह सकते हैं कि हार्ट इज वीक, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो बहुत मजबूत दिल है आपका, और जो सफलताएं आप लोग पा चुके हैं वो कहीं ना कहीं साबित करते हैं इस बात। बस भगवान की कृपा होनी चाहिए, दैट्स ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट ओनली। संजीव जी, क्या इसी तरह की कुछ परेशानियों से आपको भी गुजरना पड़ा अपने शुरुआती दिनों में? जी हाँ, मुझे भी गुजरना पड़ा। एक्चुअली जब मैं 1.5 साल का था तो मुझे इंजेक्शन रिएक्शन कर गया था, जिसकी वजह से मुझे पोलियो हो गया था। अच्छा। तो मेरी बुआ जी मुझे दिल्ली लेके आ गई थी, वो यहाँ रहती थी, कि अगर दिल्ली में आ जाएगा तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और
मतलब करियर में आगे कुछ कर सकेगा। तो यहाँ पर मैं उनके साथ बचपन से रहा, 1.5 साल का था तब से लेके अभी पीछे कुछ सालों तक। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई की और ये समझ लीजिए वो तो मेरी मदर से भी बढ़ के हैं, मेरी माँ से भी बढ़ के हैं जिन्होंने मुझे पाला। अब वो इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। तो ये संस्था, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था जो मैं पहले नहीं कर पाया, तो उनके नाम से मैंने ये संस्था को, हम लोगों ने प्लानिंग की कि उनके नाम से ही हम लोग इस संस्था को शुरू करेंगे। ट्रिब्यूट है उनके लिए कि हम एटलीस्ट उनके नाम से कुछ कर सकें। श्रीमती माया देवी उनका नाम। वेलफेयर सोसाइटी जो आपने इनके नाम से रखा है जी। तो ऐसे कुछ और लोग जिनके चलते आप आज इस मुकाम पर हैं, उनको सलाम है। और कुछ और ऐसे लोगों से भी हम मिलेंगे इस कार्यक्रम के दौरान जिनका साथ अभी आपसे बना हुआ है, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं आज के हमारे फाइटर्स संजीव जी और ज्योति जी से। इस तरह की जो संस्था है, चूंकि आप लोग उस फेस को देख चुके हैं, खुद महसूस कर चुके हैं, तो इसलिए क्या इन बच्चों की परेशानी को समझने में आपको ज्यादा सहूलियत होती है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने वो लाइफ जी हुई है जी। तो ऐसे वो लगता है कि वो हमारी ही लाइफ जी रहा है। बस हम छोटे थे तो शायद ऐसे थे और अब हम बड़े हो, तो किसी ना किसी मतलब एंगल पे हमें लगता है कि एटलीस्ट उसको और कुछ नहीं तो अपने 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 लेवल तक तो ले ही है, एटलीस्ट वो विद सपोर्ट तो चल ही सके। बस यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा। संजीव जी, काफी ज्यादा संतुष्टि मिलती होगी ये काम करके और बच्चों को अपने पांव पे खड़ा होता हुआ देख के कि जो कठिनाइयां आप लोगों ने झेली है, कम से कम आप उनको वो चीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है उन बच्चों को देख के। कुछ बच्चे तो, कुछ पेरेंट्स जब हमें आके बताते हैं ना कि हमारे बच्चे में बहुत फर्क आया है और पहले वो ऐसा नहीं था, अब उसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट आ गई, तो हमें वो सुन के बहुत खुशी मिलती है। और कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि मतलब वो ब्लेसिंग्स हमें देख के जाते हैं, तो इस बात का बहुत अच्छा लगता है। जान लेते हैं उस परिवार के सदस्य आपके बारे में क्या कुछ कहते हैं। मुझे इनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। मुझे ऑलमोस्ट सारा सब कुछ अच्छा ही लगता है इन बच्चों के साथ, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के साथ तो सभी टीचर्स होते हैं, उन लोगों के साथ तो कि इन बच्चों के लिए भी वर्क करना बहुत अच्छी बात है और मेरे लिए बहुत अच्छा है। इवन मेरी फैमिली भी बहुत मुझसे इम्प्रेस है कि मैं इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैम बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मैं यहाँ कैसे करूँगी, क्योंकि नॉर्मल बंदा सा हर कोई काम कर लेता है, लेकिन इनके साथ में कैसे। लेकिन मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लगा। मुझे साल होने जा रहा है यहाँ पर और बहुत अच्छे हैं ये लोग। और मतलब हर बच्चे की इस तरफ इनकी बहुत सहानुभूति है। हर बच्चे, एक एक बच्चे का ध्यान रखना इन्होंने, किसने खाना खाया है, किसने पानी पिया है, एक मिनट में इन बच्चों को देखना और बहुत अच्छे से इन बच्चों का करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चों का ये लोग इतनी देखभाल करते हैं। हम लोग घर में रहकर भी अपने बच्चों की इतनी देखभाल नहीं कर पाते जितना ये लोग करते हैं। जी, तो ये तमाम लोग हैं जिन लोगों ने बताया कि किस तरह से उन्हें भी इतनी खुशी मिलती है आप लोगों के साथ काम करने में और उन्हें खुद भी आत्मसंतुष्टि मिल रही है जिस तरह से वो काम करें। कुछ कहना चाहेंगे संजीव जी इनके लिए? हम लोग ये जो काम कर रहे हैं आज इन बच्चों के लिए, खुद हमारी हिम्मत तो है ही, पर इनकी हिम्मत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर ये लोग हमारे साथ 3-3, 3.5 सालों से ना जुड़े होते शुरू से, जब से हमने ये स्टार्ट किया था, तो थोड़ा आगे, इतना आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता। ये लोग एक्चुअली में दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली की तरह ही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज में दे आर ऑलवेज विद अस, लेकिन नहीं, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, वी विल एबल टू डू इट। तो जब इस परिवार की बात हो ही रही है तो क्यों न इस बातचीत में हम इस परिवार के एक सदस्य को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इसी परिवार की एक और सदस्य को जो कि इनके वेलफेयर सोसाइटी में टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है। आइए स्वागत करते हैं रजनी जी का। बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। रंजीत जी बताएं कि क्या कुछ खास अनुभव आप शेयर करना चाहेंगी जब बहुत ज्यादा आप संजीव जी और ज्योति जी से इन्फ्लुएंस हुई हैं अपनी जिंदगी मैम में? एक बच्ची है भूमिका, वो उसके पापा ने उसको अडॉप्ट किया था, बट उन्होंने जब अडॉप्ट किया था तभी उसको थोड़ा बहुत प्यार करते थे, उसके बाद उन्होंने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो वो उन्होंने मैम को ही बोला कि आप इसकी केयर टेक करो। वो तो 11-11 बजे तक मैम के घर से लेके जाते थे उसे।
तो जो भी था सब मैम और सर ही देखते थे उसको। 11-11 बजे तक ये लोग अपने लिए बैठे रहते थे, ना अपना खाना बनाते थे ना कुछ, बस उस बच्ची को ही देखते थे, क्योंकि उसके पापा जो थे वो बहुत लेट आते थे उसको लेने। 11-11 बज जाते थे उनको लेने आने में, वो भी इतने फोन वोन करने के बाद। तो ये लोग 11-12 कोई टाइम नहीं देखते थे, उसके बाद ही अपना खाना पीना सब करते थे। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक टाइम लिमिट होता है स्कूल का या क्रच है या कुछ भी है, लेकिन 11-11 बजे कोई होता ही नहीं है ना ऐसा। इनका तो डेडिकेशन है जो ये, इसने आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। बिल्कुल मैम। और इस कार्यक्रम में अब हम शामिल करेंगे एक और शख्स को जो भी बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं संजीव जी से और ज्योति जी से। ये हैं मुकेश जी, जो कि वॉलंटियर हैं इनके वेलफेयर सोसाइटी में। तो आइए स्वागत करते हैं मुकेश जी का। स्वागत है आपका मुकेश जी। मुकेश जी बताएं, आपका अनुभव किस तरह का है संजीव जी और ज्योति जी के साथ काम करने का, और खास तौर पर जो बच्चे हैं इस वेलफेयर सोसाइटी में आते हैं उनके साथ किस तरह से आपका वक्त बीतता है, बताएं कुछ। मैम जैसे कि मैं कहीं जाता नहीं, जैसे वॉलंटियर हूँ, मैं कहीं जाता नहीं तो मैं कई बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, या कुछ बच्चों को खाना वाना खिला देता हूँ साथ में मिलके, या कोई बच्चा चल नहीं सकता उसका हाथ पकड़ के थोड़ा वॉकिंग करवा देता हूँ। मतलब सबका ख्याल रखती हैं, जितने भी स्टाफ है सबका। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। A fighter says it all. कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं संजीव जी और ज्योति जी से। कुछ खास सवाल है ज्योति जी, संजीव जी, आप दोनों के लिए। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिंदगी को आप किस नजरिए से देखती हैं? लाइफ इज स्ट्रगल तो खैर बहुत होते हैं डेफिनेटली, और इस वक्त में कुछ ज्यादा है, लेकिन बस भगवान से हमेशा प्रार्थना है कि हेल्प करें वो, और हम आगे स्ट्रगल को जीतते चले जाएं और जिंदगी जीतते चले जाएं, इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते चले जाएं। संजीव जी आप बताएं, आपकी नजर में जिंदगी क्या है? जिंदगी संघर्ष है और करना चाहिए, क्योंकि अगर आप संघर्ष करेंगे तभी जिंदगी को जीने के तरीके आप सीख पाएंगे। ज्योति जी ये बताएं कि जीत के क्या मायने हैं आपके नजर में? मेरे लिए जीत वही है, अगर मैं इन बच्चों के लिए एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरा ऐसा स्कूल हो जिसमें ब्लाइंड बच्चे भी हो, हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो, मेंटली रिटार्ड भी हो, फिजिकली हैंडिकैप्ड हो। मैं ऐसे स्कूल बनाना चाहती हूँ बच्चों के लिए, हर तरह के बच्चे मेरे स्कूल में हो और मैं हर बच्चों के लिए वर्कआउट कर सकूँ। यही मेरी जीत होगी, मैं हर बच्चों के लिए वर्कआउट करूंगी, उन्हें किसी मुकाम तक पहुंचा पाऊंगी। तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी इन माई लाइफ। और आप संजीव जी जीत को किस रूप में देखते हैं? अगर जिस मुकाम पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में हम लोग सफल हो गए तो समझ लीजिए भगवान ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा था हम उसमें जीत हासिल कर चुके हैं। ज्योति जी, जहाँ जीत है वहाँ हार भी है, तो ऐसे में अगर जिंदगी में सामने हार नजर आए तो फिर क्या करती हैं? देखिए मैम, हार तो बहुत है, लेकिन हार को देख के जीना तो नहीं छोड़ सकते, तो डेफिनेटली गो ऑन करना पड़ता है। वो उसको एक साइड में, एक बुरा सपना सोच के आप साइड में रख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। हैव टू हैव फेथ इन गॉड, तो वो ही हर चीज के लिए हेल्प करते हैं। संजीव जी, जब आपको हार नजर आती है सामने तो क्या करते हैं? कोशिश करता हूँ उसे जीत में बदलने की। बिल्कुल, तो ये है जज्बा। ये भी बताएं कि जिंदगी में परेशानियां बहुत तरह से आती है और घुटन भी जाहिर तौर पर उससे कई दफा महसूस होती है, तो जब ऐसे पल होते हैं तो फिर हिम्मत कैसे जुटाते हैं? देखिए, लेकिन अपने अच्छे पल याद करके आपको लगता है कि यार ये बुरा टाइम भी निकल जाएगा, और डेफिनेटली मैं भगवान में बहुत आस्था है मेरी, तो हर जब भी मुश्किल होती है तो एक बार उनको अच्छी तरह से ध्यान में रख के कि आप ही निकालोगे, तो डेफिनेटली ही डज गुड फॉर अस। संजीव जी, आप घुटन और परेशानी के वक्त में किस तरह से हिम्मत जुटाते हैं? सबसे पहले तो मैं इनसे बात करता हूँ, अपनी सारी परेशानियां इनको बताता हूँ और फिर ये मुझे उसका सोल्यूशन बताती हैं और इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हैं कि मुझे लगता है कि उसका सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करने से पहले ही उसका हल निकल गया। ज्योति जी, अब आपका परिवार बड़ा हुआ है, एक बिटिया भी आई है परिवार में, तो उसके आने के बाद क्या जिंदगी में कुछ बदलाव? बिल्कुल, लाइक बहुत लकी है वो हमारे लिए। her name is दृष्टि, तो मेरे लिए तो बहुत ही लकी है वो, एंड
शी इज़ द बेस्ट चाइल्ड, भगवान ने बहुत अच्छी बेटी दी है। डेफिनेटली भगवान करे कि हम उसके लिए अच्छा कुछ कर पाए, तो डेफिनेटली। संजीव जी, बिटिया के आने के बाद जिंदगी में बदलाव, खासतौर पे पिता के लिए तो कहा जाता है बहुत हाँ बदलाव जी, आया। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली जब वो पैदा हुई थी तो मैं अपने घर में जब आया था, इनको हॉस्पिटल में छोड़ के जब देख के आया था उसे, तो मैं अकेले में आके बहुत रोया था कि हम दोनों को प्रॉब्लम होने के बाद एक सदस्य ऐसा आया हमारी लाइफ में जो अब चल सकेगा। जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, समाज का जो नजरिया होता है उनके प्रति, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में भी? समाज के बारे में तो आजकल के समाज में मेंटालिटी हो गई है, पेरेंट्स के, इवन पेरेंट्स के दिमाग में भी, जिनके बच्चे स्पेशल हैं, कि वो उनको बाहर नहीं निकालते। हम लोग कई बार तो ऐसे पेरेंट्स के घर में भी गए हैं जिनके बच्चे एक कमरे में बंद होते हैं, उनको जाके हमने समझाया है कि आप इन्हें बाहर निकालिए। कई पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि ये हमारे आगे वाली लाइफ में हमारे लिए क्या यूज़फुल होगा ये बच्चा, तो रहने दो। तो हम उनको समझाते हैं कि और खुशी तो अपने लायक कर सकेगा। अगर ये जिंदगी इस दुनिया में आया है तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना इसे अपने लायक बनाने के लिए। बहुत अमानवीय भी लगता है कि अपने बच्चे के साथ कोई इस तरह का हाँ जी, व्यवहार बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, जो सब पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों के स्पेशल, वाकई में स्पेशल और भगवान की देन मान के इनके साथ पूरा समय बिताते हैं। ये बच्चे गॉड गिफ्ट है, तो बहुत लकी होते हैं हमेशा पेरेंट्स के लिए। तो उनको समझ के उनको अच्छे से ही रखना चाहिए। उनकी वजह से ये नहीं फील करना चाहिए कि भाई अरे यार ये अगर कोई देखेगा तो एटलीस्ट मेरा इंसल्ट होगा, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है, इनमें कुछ ना कुछ अलग से ही टैलेंट होता है जो शायद नॉर्मल इंसान में ना हो। संजीव जी, ये बताएं कि अगर अगला जन्म हो तो फिर क्या इस जन्म में कुछ ऐसी चीज हैं जो बदलना चाहेंगे आप? जीवन साथी को छोड़ के बाकी सब कुछ बदल ज्योति जी, आप भी जाहिर तौर पर जीवन साथी तो नहीं बदलेंगी, लेकिन कुछ और? बस मैं चाहूंगी कि एटलीस्ट तब तक पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आ जाए कि ये बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनके लिए और ज़्यादा लव केयर आ जाए उनके मन में और लोगों के मन में भी। और एटलीस्ट जो लोग इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें फॉरवर्ड आगे आके उनकी हेल्प करनी चाहिए। हम जैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ पाए और इन बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कर। न सिर्फ आप दोनों ही अपने पांव पे खड़े, बल्कि अपनी कोशिशों से कितने ही ऐसे बच्चे हैं जिनका जीवन आप लोग संवार रहे हैं और इतने डेडिकेशन के साथ समाज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। वाकई आप दोनों को देखकर, आप दोनों की जिंदगी को देखकर सलाम करने को जी चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और फाइटर की दास्तान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ पूरे कुछ अधूरे ख्वाब जिंदगी के। It's a presentation of Pulse Wave.